गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 देखेंगे, जिसमें टोटल 51 प्रश्न हैं। आप ये प्रश्न को अच्छे से देखें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शुक्र को। इसे पृथ्वी का बहन और सबसे जो चमकीला ग्रह है वह शुक्र ही है। जोहोर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? जोहोर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सिंगापुर और मलेशिया को। और जोहोर जल डमरू मध्य को तेबरो या फिर सेलत भी कहा जाता है। तेबरो जल डमरू मध्य या फिर सेलत जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, मकरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मकरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अरब सागर। मकरान ओमान की खाड़ी एवं पर्सिया की खाड़ी में एक समुद्रीय तटीय पट्टी है। मकरान जो है ओमान की खाड़ी एवं पर्सिया की खाड़ी में एक समुद्रीय तटीय पट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुकजी सागर कहाँ पर स्थित है? चुकची सागर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी आर्कटिक सागर पर। यह एक सीमांत सागर है। चुकची जो सागर है यह एक सीमांत सागर है। यह 6,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 6,20,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है चुकजी सागर। इसे बेसिन, इसके जो बेसिन देश हैं, चुकजी सागर के जो बेसिन देश हैं वह अमेरिका और रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो यह जो है वह तंजानिया में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। यह 4900 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। किलिमंजारो जो पर्वत है वह 4900 मीटर ऊंची है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडार किस देश में विद्यमान है? विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडार किस देश में विद्यमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू कैसल बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह किस देश में स्थित है? न्यू कैसल बंदरगाह जो विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। और यह 792 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 792 हेक्टेयर में। आज का 8वां क्वेश्चन है हमारा, माउंट लोगन किस देश का सबसे ऊंचा बिंदु है? माउंट लोगन किस देश का सबसे ऊंचा बिंदु है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कनाडा का। यह 5959 मीटर है। 5959 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कुल मैंग्रोव वनस्पति का कितना हिस्सा पाया जाता है? भारत में विश्व की कुल मैंग्रोव वनस्पति का कितना हिस्सा पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3%। यह जो है ज़्यादातर डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है और भारत में यह सबसे ज़्यादा सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि NH44, जिसे पहले NH7 कहा जाता था। यह राजमार्ग जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कर्नाटक में। यह कर्नाटक के चिंगमलूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत के कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? जैसे ये हो गया भारत, और ये जो तटीय रेखा है इसका, और यहाँ पर जो अंडमान है उसका तटीय रेखा है, उन दोनों को मिलाकर टोटल जो लंबाई वह कितनी है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत के कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटीय रेखा और अंडमान की जो तटीय रेखा है दोनों को मिलाकर कितनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी 7517 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन दर्रा निम्नलिखित में से किन स्थानों को अलग करता है? डंकन दर्रा निम्नलिखित में से किन स्थानों को अलग करता है? डंकन दर्रा निम्नलिखित में से किन स्थानों को अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी रूटलैंड द्वीप, लिटिल अंडमान को, रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पल्क स्ट्रेट। पलक नहीं, पल्क होगा यहाँ पे, पल्क स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ये, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होता है। जो पश्चिमी विक्षोभ है यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हन की राजत रंगिनी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी? कल्हन की राजत रंगिनी की रचना किस शताब्दी में हुई थी? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 12वीं। कल्हन जो है एक कश्मीरी ब्राह्मण थे जिन्होंने राजत रंगिनी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? तो यह जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी किशनगढ़ चित्रकला से। यह राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला है। इसकी रचना जो हुई थी वह निहाल चंद ने की थी। बनी ठनी की जो रचना की थी वह निहाल चंद ने की थी। इसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। राजस्थान का इसे मोनालिसा भी कहा जाता है बनी ठनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला भारत में कैसे लगता है? कुंभ मेला भारत में कैसे लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में। और ये 4 स्थान जो कि हैं वो हैं, पहला जो हो जाएगा प्रयाग। प्रयाग में जो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगाया जाता है, प्रयाग, उत्तर प्रदेश। दूसरा जो स्थान है उज्जैन में, यानी कि मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी किनारे ये मेला लगता है। और तीसरा हो जाएगा नासिक जो महाराष्ट्र में है, और यह गोदावरी नदी के किनारे लगाया जाता है कुंभ मेला। और चौथा हरिद्वार उत्तराखंड, जहाँ भी गंगा नदी किनारे कुंभ मेला का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित को अच्छे से पढ़िए, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था इसलिए छोटा छोटा आया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। पहला जो कथन है वह है करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित करना। दूसरा है सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को नीचे रखना। तीसरा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को देखना। लिखा हुआ है इसका कि उपरोक्त सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, यानी कि जो ऊपर है पहला जो है करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित करना। दूसरा है सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को नीचे रखना। तीसरा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को देखना। तो बताना आपको कि जो तीनों जो है वो उपरोक्त जो है सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शंस को और ये कथन को अच्छे से पढ़िए जो ऊपर लिखा हुआ है और आंसर कीजिए। तो जो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी राष्ट्रीय विकास आयोग इन कार्यों को करता है। आज का 29वां क्वेश्चन है हमारा, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा गया। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रॉलेट एक्ट। इसे गांधी जी ने काला कानून भी कहा था। गांधी ने काला कानून कहा था रॉलेट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है नीति निर्देशक सिद्धांत। पूछ रहा है कि लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत, इन तीनों में से पूछ रहा है कि लैंगिक समानता का सिद्धांत किसमें है। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों में है। लैंगिक समानता का सिद्धांत मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत तीनों में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल कब लगा सकता है। भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल कब लगा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अगर उसे लगता है कि वित्तीय स्थिरता का खतरा है। 22 का आंसर हो जाएगा कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वित्तीय स्थिरता का खतरा है तब वह वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, और यह आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 360 के अनुसार लगाया जाता है। और भारत में यह अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी चंद्रशेखर। यह जो प्रधानमंत्री बने थे वह 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहे थे। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट सत्र में गुलोटिन किसे कहा जाता है। बजट सत्र में गुलोटिन किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है बी, यानी स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है, उसे गुलोटिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में आईएएस और आईपीएस को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में आईएएस और आईपीएस को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है। तो यह जानी जाती है राजमन्नार आयोग। यह 1970 में केंद्र राज्य संबंध पर बनाई गई थी। 1970 में राजमन्नार आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लगती है। पूछ रहा है कि भारत में जो आचार संहिता लगती है वो चुनाव से कितने समय पहले लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों की घोषणा करता है तब से आचार संहिता शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किसमें दिया जाता है? 27वां क्वेश्चन आज का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किसमें दिया जाता है? तो यह दिया जाता है 27 का बी, यानी राज्य की समेकित निधि के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? इनमें से कौन दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? जो 28 का जो आंसर हो जाएगा सी, यानी सिरमावो भंडार नाइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस राज्य को पर्ल ऑफ ओरिएंट भी कहा जाता है? भारत के इनमें से किस राज्य को पर्ल ऑफ ओरिएंट कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोवा को। अगला सवाल है हमारा, इनमें से किसने द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू पुस्तक लिखी है? द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे अनुपम खेर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में इनमें से किसे पेशवा कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में इनमें से किसे पेशवा कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी? निम्न में से किसने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी? तो यह महात्मा गांधी थे जिन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हरिपुरा में हुआ था। आपको बताना ये है कि इस जो 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इनमें से किसे मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है? इनमें से किसे मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी थी? इनमें से कौन था वो जिसने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का सदस्य कौन था जो कि विदेशी मामलों की देखरेख करता था? शिवाजी के अष्टप्रधान का सदस्य कौन था जो कि विदेशी मामलों की देखरेख करता था? तो वह सुमंत कहलाता था, ये सुमंत होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है? भारत का कौन सा राज्य मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है? तो वह केरल है, यानी आंसर ये हो जाएगा। आज का 39वां क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दुनिया का खान कहा गया था? दुनिया का खान कहा गया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दुनिया खान कहा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किस स्थान पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किस स्थान पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ब्रह्मांड में सबसे कमजोर बल कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि
गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसने जनता के कानून की खोज की थी? इनमें किसने जनता के कानून की खोज की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अवतल दर्पण। आज का 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, यानी घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन पौधे संबंधित है, किससे संबंधित हैं? दलहन पौधे किससे संबंधित हैं? तो यह लेग्यूमिनोसी से संबंधित हैं, लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनामपत्ति के प्रतिपादक कौन हैं? 46 में क्वेश्चन है आज का, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है थर्मोकपल का। थर्मोकपल के द्वारा ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। तो आज का 5वां क्वेश्चन है हमारा, एथिल अल्कोहल का आइसोमर है। एथिल अल्कोहल का आइसोमर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी डाई मेथिल ईथर है। एथिल अल्कोहल का आइसोमर डाई मेथिल ईथर है। आज का 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? आखिरी सवाल भी है हमारा आज का ये, सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? तो यह होता है सी, यानी एसिटिक एसिड के कारण सिरके का जो स्वाद होता है वह तिक्त हो जाता है, तिक्त स्वाद बन जाता है सिरके का एसिटिक एसिड के थ्रू। तो इसी प्रश्न के साथ आज का जो बिहार दौड़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 था वह समाप्त होता है। आज टोटल 51 प्रश्न है, शुरू में मैंने 50 बोला था, लेकिन 51 क्वेश्चन है आज। तो इन प्रश्नों को आप अगर अच्छे से देखे होंगे तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ये भी लिखिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही किया है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तैयारी करेंगे, हम लोग कल फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।